21 फैमिली टाइम। अब तक आपने पढ़ा। तभी माया को एहसास होता है कि सारे लोग उसे घूर के देख रहे हैं और वह एकदम से अपनी हंसी को रोक देती है और पहले जैसा ही सीरियस फेस बना लेती हैं। अश्विन, जिसके कान दमयंती जी ने माया को देखते हुए छोड़ दिए थे, वह फिर से आदित्य को उठाकर साइड में रख देता है जैसे वह कोई टॉय हो और उन दोनों के बीच में बैठते हुए माया से कहता है, तुम हंसते हुए कितनी ज़्यादा सुंदर लगती हो, और अपनी हाथ को सोफे के बैक से टिक कर उसे पर चेहरा रखकर बड़े प्यार से अपनी बहन को देखने लगता है। ये देखकर आदित्य का मुंह बन जाता है। अब आगे इसी तरह हंसी मजाक और नोक झोंक में 2 घंटे निकल जाते हैं। शाम के तकरीबन 7 से 8 बजे विक्रम जी घर पर आ जाते हैं। जैसे ही विक्रम जी घर पर आते हैं, वह अपने सामने का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां पर अश्विन के कान को दमयंती जी ने बड़ी जोर से पका हुआ था और वह उसको किसी बात पर डांटे जा रही थी। वही माया सोफे पर शांति से बैठी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तो आदित्य इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। उसने अपने सर को माया की गोद में रखा हुआ था और वह लगभग सोफे पर लेटा हुआ। माया भी लगातार आदित्य के सिर पर हाथ फेर रही थी, अपनी माँ को अश्विन का कान खींचते हुए देख रही थी। ये सारी चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। विक्रम जी जल्दी से आगे आते हैं और बोलते हैं, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। उनके ऐसा कहते हैं सारे लोगों का ध्यान दरवाजे पर जाता है जहाँ पर विक्रम जी खड़े थे। विक्रम जी के आते ही अश्विन के कान से दमयंती जी का हाथ थोड़ा ढीला पड़ जाता है और वह दौड़कर विक्रम जी के पास चला जाता है और विक्रम जी के पीछे छुपकर बोलता है, अच्छा हुआ फूफा जी आप घर पर आ गए, नहीं तो अभी यह मेरा कान ही उखाड़ देता। देखो ना, आपके न रहने पर मेरे जैसे मासूम बच्चे पर कितना अत्याचार किया जाता है। ऐसा कहकर वह दहाड़ मारकर रोने लगता है, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकल रहा था, जिससे पता चल रहा था कि यह साफ साफ उसकी एक्टिंग है। आपने भी क्या सोचकर इनसे शादी की थी? विक्रम जी बोले, अगर सोचा होता तो शादी की होती। उनकी इस बात पर अश्विन, जो अभी रो रहा था, उसकी हंसी छूट गई। तो वही दमयंती जी घूरकर विक्रम जी को देखने लगी। जब विक्रम जी ने खुद के ऊपर किसी की गहरी नज़र महसूस की तो उन्होंने दमयंती जी को देखा। दमयंती को देखते ही उनको थोड़ी घबराहट होने लगी और उन्होंने अपनी बातों को संभालते हुए कहा, हमारे कहने का मतलब है कि आपकी बुआ सा कितनी सुंदर, सुशील, समझदार है। उनसे शादी करने के लिए सोचने की क्या ज़रूरत है। हम तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि हमारी शादी आपकी बुआ से हुई है। और ऐसा बोलकर वह अपने चेहरे पर नकली की स्माइल ले आते हैं। वही यह सारी चीज़ देखकर आदित्य अपना मुंह दबाकर हंस रहा था। तो हम माया ये सारी चीज़ बहुत ध्यान से एंजॉय कर रही थी। विक्रम जी की बात को सुनकर दमयंती जी का गुस्सा हल्का शांत होता है। तब विक्रम जी दमयंती जी से बोलते हैं, वैसे आपने इसका कान क्यों पका हुआ था? तब दमयंती जी बताती है, जब से ये लड़का आया हुआ है तब से इसमें माया को परेशान करके रखा है। कभी उसे घूर रहा है, कभी उससे फ्लर्ट कर रहा है, कभी मैं उसे कुछ स्नैक्स देती तो ये उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है, और वो मना करती तो खुद उसके सारे स्नैक्स खा जाता है। बच्ची वो है और बच्चा ये बन जा रहा है। उनकी यह बात सुनकर अश्विन दौड़ के माया के पास जाता है और माया की दूसरी साइड बैठते हुए बोलता है, छोटी मैंने तुम्हें परेशान किया क्या? उसने अपनी आंखों को बिल्कुल मासूम बना के रखा हुआ था। तो वही माया कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, ऐसी सिचुएशन में वह पहली बार रही थी। माया ने कहा, नो कमेंट। उसकी बात सुनकर अश्विन का जहां मुंह बन गया वहीं आदित्य और दमयंती जी हंसने लगे। थोड़ी देर बाद विक्रम जी फ्रेश होकर नीचे आए। उसके बाद सारे लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। माया सबसे पहले चेयर पर बैठी तो उसे चेयर के एक तरफ दमयंती जी बैठ गई। तो वही विक्रम जी ने अपना चांस लेकर माया की दूसरी तरफ बैठ गए। आदित्य और अश्विन, जो कि विक्रम जी से एक कदम चूक गए थे, वह अपना मुंह बनाकर एक दूसरे को देखने लगे। आखिर उन्हें भी अपनी प्यारी बहन के साथ थोड़ा समय बताना था। आदित्य विक्रम जी से बोला, आप तो हमेशा हेड वाली चेयर पर बैठने हो ना, आज यहाँ पर क्यों बैठे हो? आप फैमिली हेड हो, आपको उस चेयर पर बैठना चाहिए। तो विक्रम जी कहते हैं, आज मेरा उसे पर बैठने का मूड नहीं है, आज मैं मेरी बेटी के पास बैठूंगा। आदित्य और अश्विन का फिर एक बार मुंह बन जाता है, लेकिन फिर वह विक्रम जी से कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि उन दोनों को विक्रम जी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो आदित्य अपनी माँ के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है, वही अश्विन विक्रम जी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। दमयंती जी अभी भी अपने हाथों से माया को खाना खिला रही थी। आज माया के लिए जो भी खाना बना था वह दमयंती जी ने स्पेशली अपने हाथों से बनाया था। वही विक्रम जी, आदित्य और अश्विन अपनी पसंद की चीज़ भी माया की थाली में रखने जा रहे थे ताकि मैं इस भी खा सके। माया को इस फैमिली का प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। खाना खाने के बाद सारे लोगों ने आपस में कुछ बातें की। उसके बाद माया ने कहा, क्या मैं अभी वापस जा सकती हूँ? मुझे कल कॉलेज भी जाना है। उसकी यह बात सुनकर विक्रम जी, आदित्य, अश्विन तीनों एक साथ बोले, नो। माया ने कहा, क्यों? मुझे कल कॉलेज भी जाना है। तो विक्रम जी ने कहा, हम कौन सा आपको कॉलेज जाने से रोक रहे हैं, आप यहाँ से चले जाना।
तभी आदित्य बोल, आप आज यहीं पर रुक जाए, मुझे नहीं पता आप कहीं नहीं जाएगी। तो अश्विन बोला, हाँ, और तुम्हें कल कॉलेज में अपनी कार से छोड़ दूंगा। उनकी बातें सुनकर माया को समझ ही नहीं आया कि वह क्या बोले। माया ने कहा, पर मेरे कपड़े यहाँ पर नहीं हैं, कल मैं कॉलेज के लिए तैयार कैसे होंगे। तो दमयंती जी बोले, बस इतनी सी बात, आपने अपनी वार्डरोब चेक नहीं की। मैंने तुम्हारे आने के पहले अपने हिसाब से कुछ कपड़े तुम्हारे रूम में रखवा दिए थे, तुम उन्हें पहन के कॉलेज जा सकती हो। अब माया के पास कोई बहाना नहीं था कि वह यहाँ ना रह सके। फिर भी माया ने एक बार और कोशिश करते हुए कहा, पर मेरी ज़रूरत का सारा सामान मेरे घर पर रखा हुआ है। तो अश्विन बोला, तो कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे कॉलेज आ जाऊंगा, वहां से हम तुम्हारे घर चलते हैं, तो तुम वहां से अपना सारा सामान ले लेना। उन लोगों के इतना इंसिस्ट करने पर माया ने आखिरकार हार मान लिया। रात में माया विक्रम जी के विला में अपने कमरे में बालकनी में खड़े होकर चांद को देख रही थे। आज उसके दिल में बहुत ज़्यादा सुकून था। अभी वह सुबह से लेकर शाम तक का सारी बातें अपने दिमाग में रिपीट कर रही थी। वाक्य में वह भगवान को थैंक यू बोल रही थी कि उसे वापस से एक और मौका मिला। अपनी जिंदगी को साथ में वह खुद को भी कोस रही थी कि अगर उसने अपने पिछली लाइफ में सही डिसीजन लिया होता तो उसे इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। 22 फैमिली टाइम पार्ट 2। अब आगे माया अभी भी बालकनी में खड़े होकर एक तक चांद को देखकर अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचे जा रही थी कि तभी किसी ने माया की रूम का दरवाज़ा नॉक किया। माया वह आवाज़ सुनकर रूम में आए और उसने दरवाज़ा खोल देती है। सामने दमयंती जी खड़ी थी। दरअसल आज उन्होंने प्लान किया था कि वह दोनों माँ बेटी एक साथ रात में एक ही रूम में सोएगी। ये तो बहाना था। दरअसल दमयंती जी को डर था कि कहीं अकेले रहने से माया डर न जाए और वह अपनी बेटी के साथ अपना बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। दमयंती जी को देखकर माया के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल जाती है। दमयंती जी प्यार से बोलती हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं। माया उनके सवाल का जवाब नहीं देती बल्कि साइड हट जाती है, जिसका मतलब था कि वह रूम में आ सकती है। दमयंती जी इसका मतलब समझकर रूम में आ जाती है। माया का रूम काफ़ी बड़ा था। वह एक लग्जरियस रूम की तरह था। एक बड़ी प्रिंस साइज बेड था जिस पर करीब करीब 5 से 6 लोग सो सकते थे। वही रूम में एक्स्ट्रा के सोफे भी लगे हुए थे। खिड़की के पास भी बैठने के लिए एक सोफ़ा लगा हुआ था, जो कि इस मतलब से लगाया था कि अगर कभी माया को खिड़की के पास बैठकर कुछ काम करना पड़े या फिर वह बाहर का सीन एंजॉय करना चाहती हूँ, उसके लिए लगाया गया था। दमयंती जी ने बहुत ज़्यादा सोच समझकर माया का रूम तैयार किया था। थोड़ी देर बाद माया अपने बेड पर सो रही थी। वही दमयंती जी उसके सिरहाने के पास बैठी हुई थी। वह प्यार से माया के बालों में हाथ फेर रही थी। साथ में वह अपने बारे में बता रही थी। तो कभी माया के बारे में भी उनसे पूछनी थी। उसकी पढ़ाई, उसका अब तक की लाइफ, वह भविष्य में क्या करना चाहती है, सारी चीज़। थोड़ी देर बाद माया का रूम का डोर फिर से नॉक होता है। इस बार जब माया जाकर डोर खोलती है तो वहां पर आदित्य और अश्विन अपने हाथों में तकिया लेकर खड़े थे। माया उन्हें हैरानी से दिख रही थी। वह दोनों पहले एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद माया को बोलते हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं। माया साइड हो जाती है तो वह दोनों दौड़कर दमयंती जी के पास चले जाते हैं। जैसे अगर वह माया के पास रुके तो वह उन्हें रूम से उठाकर बाहर फेंक देगी। दमयंती जी बोलते हैं, आप दोनों इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वह बोलते हैं कि हम भी आपके और बहन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे और हमें भी अकेली नींद नहीं आ रही। दमयंती जी उन्हें अच्छे से समझ रही थी। कुछ ही घंटों में वह दोनों अपनी बहन के लिए इतने पॉजिटिव हो गए थे कि अगर उनका बस चले तो वह एक सेकंड के लिए भी माया से दूर न हो। अश्विन और उसके भाई को भी बचपन से एक बहन की चाह थी, पर उनकी मां को प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वह और बेबी को बर्थ नहीं दे सकती थी। अश्विन, उसका भाई और उसके पापा अश्विन की मां से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अपनी मां के लिए अश्विन ने अपनी इस चाह को अपने दिल के एक कोने में दबा दिया था, पर अब जब उसे माया के रूप में एक बहन मिल गई है तो वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। उसने तो अपने पापा से कॉल करके ये तक बोल दिया था कि वह दमयंती जी और विक्रम जी से झगड़ के माया को अपने पास रख ले। उसके मन में तो माया को किडनैप करने का भी ख्याल आ गया था। अश्विन की मां और पापा ने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया था, और सबसे बड़ी बात, इन सारी बातों के बारे में विक्रम जी, दमयंती जी और आदित्य को पता नहीं चला, नहीं तो वह लोग अभी के अभी उसे उठाकर घर के बाहर फेंक देते। कुछ टाइम बाद विक्रम जी भी कुछ बहाना करके माया के रूम पर आ जाते। इसी तरह उन 5 लोगों का परिवार रात भर एक दूसरे के बारे में बातें करते रहता है। माया के लिए ये सारी चीज़ नई थी, लेकिन वह इन सारी चीज़ों को बहुत एंजॉय कर रही थी। बातें करते करते माया दमयंती जी की गोद में सर रखकर सो जाती है। वहीं दूसरी साइड अश्विन भी दमयंती जी के कंधे पर सर रखकर सो रहा था। तो आदित्य दमयंती जी के पैरों के साइड में लेटा हुआ था। अपनी इस खूबसूरत परिवार को देखकर विक्रम जी को बहुत खुशी हुई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका परिवार इतनी समय से कितना अधूरा था। सिर्फ माया के आ जाने से वह परिवार पूरा हो गया था और उनके घर में खुशियां आ गई थी।
वह भी सोफे पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे माया जब उठती है तो उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था, सारे लोग वहां से जा चुके थे। माया उठी, फ्रेश हुई और जैसा कि दमयंती जी ने बताया था, उस रूप के वार्डरोब में बहुत सारी ड्रेस माया के साइज की थी। उसी में एक फ्लोरल प्रिंट वाला वाइट कलर का फ्रॉक सूट था, माया उसे पहनती है। उसके साथ उसने वाइट कलर के हील पहने, बालों को उसने खुला छोड़कर साइड से पल क्लिप से पिनअप कर दिया। आंखों में काजल, कानों में पल वाले इयरिंग, होठों पर लिप बाम लगाती हैं और रेडी होकर वह नीचे आई तो सारा परिवार उसका नाश्ते पर इंतजार कर रहा था। नाश्ता करने के बाद जैसा कि पहले डिसाइड हो गया था, अश्विन माया को उसके कॉलेज छोड़ने चला गया। माया का पहला लेक्चर जल्दी था इसलिए वो जल्दी आ गई थी। अभी तक सारे स्टूडेंट कॉलेज में नहीं आए थे, लेकिन माया को किसी की गाड़ी से बाहर आते देख सारे आपस में बातें करने लगे। माया ने उन सारे लोगों को इग्नोर किया, अश्विन को बाय बोला और अपनी क्लास में चली गई। माया जैसे ही क्लास में गई उसे आज वह चेहरा दिखाई दिया जिससे वह सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। 23 माया और माहिरा की मुलाकात। अब आगे माया के सामने कोई और नहीं माहिरा थी, वह माहिरा जिसकी वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ी थी। माया के चेहरे के एक्सप्रेशन गहरी हो गए। माहिरा जो इतने टाइम से अपने दोस्तों से बात कर रही थी, उसने माया को देखा तो वह माया को एक स्माइल पास की और उसके पास जाकर उसके हाथों को अपने हाथ से पकड़ लिया और किसी मासूम बच्चे की तरह बोली, माया दी, आप कैसे हो? आपको पता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। आप उस दिन पार्टी में आए और आप मुझे मिले बिना ही चले गए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। माया सिर्फ एक्सप्रेशन लेसली माहिरा की सारी बातें सुन रही थी। माहिरा की एक दोस्त जिसका नाम टीना था, वह आगे आते हुए कहती है, माहिरा तुम इस लड़की से इतनी प्यार से कैसे बात कर सकती हो? तुम देख नहीं रही हो इसके अंदर कितना एटीट्यूड है? तुम्हारी फैमिली ने इसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया और ये तुम्हें ऐसे देख रही है जैसे तुमने पता नहीं इससे क्या छीन लिया हो। तभी माहिरा की एक और दोस्त जिसका नाम सानिया था, वह आगे आते हुए कहती हैं, ये तो तुम्हारे फियांसे सिद्धार्थ के पीछे भी पड़ी रहती है। लेकिन अब और ज़्यादा टाइम नहीं, वैसे भी अब तो सबको पता चल चुका है कि सिद्धार्थ तुम्हार फियोंसी है। कम से कम अब ये सिद्धांत से ना चिपके तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। माहिरा गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहते हैं, सानिया बस करो, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, माया मेरी बहन है, कम से कम मेरे सामने उससे ऐसी बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सानिया भी बोलती है, पर ये तुम्हें अपनी बहन नहीं मानती, ये तुमसे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा परिवार दोनों ही छीन लेना चाहती है। फिर वह माया की तरह देखते हुए एक टीजिंग स्माइल के साथ कहती है, वैसे अब तो तुम्हें पता चली गया होगा कि जो 2 दिन पहले पार्टी थी उसमें सिद्धार्थ को माहिरा का फियांसे अनाउंस कर दिया गया है और सिद्धार्थ ने भी माहिरा से शादी करने के लिए हाँ कर दिया है। माहिरा नाटक करते हुए बोलते हैं, दी प्लीज़ बुरा मत मानिए, मैंने मम्मी से कहा था कि आप सिद्धार्थ से प्यार करती है, लेकिन उन्होंने कहा कि बचपन से ही सिद्धार्थ की शादी मुझसे होने वाली थी, इसीलिए मुझे ही उससे शादी करनी पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बाद में सिद्धार्थ से यह क्लियर कर दूंगी कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। सानिया माहिरा से बोलती है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगी, तुम तो सिद्धार्थ से प्यार करती हो ना और सिद्धार्थ भी तुमसे प्यार करता है। माहिरा अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहती है, मैं भले ही सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ, पर सबसे ज़्यादा प्यार मैं माया दी से करती हूँ। वो तो मुझसे पहले सिद्धार्थ के लाइफ में आई थी, उनका उस पर मुझसे ज़्यादा हक बनता है। माहिरा की एक्टिंग देखकर माया उसे ऑस्कर अवार्ड देना चाहती थी। मतलब कैसे कोई इतनी अच्छी तरीके से एक्टिंग कर सकता है। फिर भी माया खुद को कंट्रोल करके माहिरा से कहती है, मेरा इस सब से और तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अभी मेरा हाथ छोड़ो। माहिरा कहती हैं, लेकिन दीदी। माया हल्का सा अपना हाथ पीछे खींचकर माहिरा से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। उसका ऐसे करते ही माहिरा खुद को झटका से पीछे गिरा देती है और जानबूझकर एक टेबल से टकरा जाती है, जिससे उसके माथे पर चोट लग जाती है और वहां से खून आने लगता है। माया कुछ देर के लिए हैरान रह जाती हैं, उसने तो अपना हाथ इतनी जोर से खींचा भी नहीं था जितनी जोर से माहिरा नीचे गिरी थी। ये लगभग वही सीन था जो माया ने अपनी मौत के पहले देखा था, जिसमें माया ने माहिरा को धक्का दिया था और बदले में उसके प्यार, उसके पति और उसके भाई ने उसे मार डाला था। ये याद आते हैं, माया की रूह हल्का सा कांप जाती है, उसे अपनी दर्दनाक मौत याद आ जाती हैं, लेकिन फिर वह कुछ गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करती है। सानिया और टीना माहिरा को उठाकर एक चेयर पर बैठा देती है। सानिया माया को देखते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माहिरा को धक्का देने की? माहिरा एक्टिंग करते हुए बोलती है, माया दीदी ने मुझे धक्का नहीं दिया, मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था इसलिए मैं गिर गई। माहिरा ऐसा बोलकर रोने लगी। मैंने ध्यान से देखा है, इसने ही तुम्हें धक्का मारा है। सानिया बोलती हैं। आसपास के सारे स्टूडेंट जो यह नज़ारा देख रहे थे वह भी माया के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। कितनी एहसान फरामोश लड़की है ये, जिस परिवार ने इस पाल पोस कर बड़ा किया उसी को नुकसान पहुंचा रही है।
ऐसे लड़की को पालने से अच्छा है कोई अपने घर जानवर पाले। माहिरा इसके साथ कितना अच्छा बिहेव करती है, लेकिन ये तो ऐसे एटीट्यूड दिखा रही है जैसे कि माहिरा का इसके ऊपर पता नहीं कौन सा एहसान है। इसे कोई किसी को धक्का मारता है क्या? अगर उसे कुछ हो जाता तो यह क्या करती? तरह तरह की बातें वहां पर हो रही थी। माया उन सब को इग्नोर कर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहां पर क्लास टीचर लेक्चर लेने आते हैं। तब माहिरा की दोनों दोस्त क्लास टीचर से माया की शिकायत लगा देते हैं कि किस तरह माया ने माहिरा को धक्का दिया और उसे चोट लग गई। वह टीचर एक लालची टीचर थी, वह अमीर गरीब बच्चों में अंतर करती थी। उसे माया और माहिरा के मित्तल परिवार से रिश्ते के बारे में पता था। क्लास टीचर भी माया से गुस्सा हो जाती है और वह उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाती है। वह एक बार भी माया की बात नहीं सुनती। प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर माहिरा की फ्रेंड्स वही सारी बातें प्रिंसिपल को बताती है। प्रिंसिपल माया से पूछते हैं, क्या तुमने इसे धक्का दिया? माया कहती है, मैंने इसे धक्का नहीं दिया, बल्कि मैं बस इसे अपना हाथ छुड़ाया था, ये खुद से गिर गई। 24 गिरी हुई माहिरा। अब आगे। फिर प्रिंसिपल माहिरा की तरह देखकर कहते हैं, क्या ये जो बोल रही है वह सही है? माहिरा प्रिंसिपल की तरफ देखकर अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहते हैं, हाँ वह सही कह रही है, बस मुझे हल्का सा चक्कर आ गया था इसीलिए मैं गिर गई। वह प्रिंसिपल के सामने इस तरह से आंसू बहा रही थी जैसे कि उसे कितना बुली किया गया हो। माहिरा की फ्रेंड सानिया प्रिंसिपल से कहती है, नहीं सर यह सच नहीं है, हम सब ने देखा कि माहिरा को माया ने धक्का दिया। प्रिंसिपल माया से कहते हैं, माया मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या तुमने सचमुच में इसे धक्का दिया? अगर हमें पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हारे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। तुम अभी अभी आई न्यू स्टूडेंट हो, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ। माया प्रिंसिपल से कहती है, प्रिंसिपल सर ये दोनों माहिरा की दोस्त है, तो ओबियस सी बात है कि अगर मैं इस चोट नहीं भी पहुंचाई होगी तभी इन दोनों को यही लग रहा होगा कि मैं इस चोट पहुंचाई। लेकिन सही यही बात है कि मैंने इस चोट नहीं पहुंचाई है। अगर इन दोनों के पास कोई सबूत है तो आप पक्का मेरे खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, माहिरा ने अपने मुंह से खुद बताया है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया बल्कि उसे चक्कर आ गए थे। तो फिर इस बात को इतना आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल को माया की यह बात भी सही लगी। उसने माया, माहिरा और माहिरा के दोस्त को एक वार्निंग देकर छोड़ दिया कि नेक्स्ट टाइम से इस तरीके से एक दूसरे से झगड़ा ना करें। वह चारों लोग वहां से बाहर चले गए। माहिरा यहाँ पर भोले होने का नाटक करते हुए माया से कहती है, दी मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये सिर्फ एक गलतफहमी है, प्लीज़ मुझसे नाराज मत होना। माया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है जो वह माहिरा के दिखने से पहले छुपाकर उसकी तरफ देखकर बोलती हैं, माहिरा तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि कौन कैसा है, और रही बात तुम्हारी तो तुम तो मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हें गलत कभी नहीं समझेगी। ऐसा कहकर वह माहिरा से कहती हैं, तुम्हारे सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, जाओ जाकर सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग करवा लो। माया की इस बात को सुनकर माहिरा को लगा कि माया सचमुच में उसके ऊपर भरोसा करती है। ये सोचकर उसने अपने मन में सोचा, कितनी बेवकूफ़ है ये लड़की, इसकी यही बेवकूफ़ी एक दिन इसकी बर्बादी का कारण बनेगी। माहिरा क्या सोच रही है ये बात उसे पहले से पता थी। माहिरा वहाँ से जाने लगी। माहिरा के साथ उसकी दोनों फ्रेंड्स भी थी। वह दोनों मुंह बनाकर माया को देख रही थी। माहिरा के जाते ही वह भी माहिरा के पीछे पीछे चली गई। माया ने एक तिरछी नज़र से अपनी आसपास लगे कैमरों को देखा, उसके बाद वह नॉर्मली चलते हुए ऐसे एंगल पर चली गई जहां पर कैमरा से हाइड कॉर्नर था। वहां पर पहुंचकर माया ने अपनी जेब से 2 कंचे निकले और उसे सीढ़ियों की तरफ ऐसे लुढ़का दिया कि वह कंचे कैमरे में न आए। माहिरा, टीना और सानिया नीचे जा रही थी। वह कंचे में से पहला कांचा सबसे पीछे चल रही टीना के पैरों के नीचे आ गया और टीना के पैरों के नीचे कांच आते ही टीना एक जोर की चीख के साथ सानिया और माहिरा की तरफ गिरने लगी। जब माहिरा को टीना के चिल्लाने की आवाज़ आई तो उसने पीछे पलट कर देखा। जैसे ही वह पीछे पलटी, टीना सानिया को लेकर सीधे माहिरा के गिर गई। पहले माहिरा की आंखें सदमे से बड़ी हो गई। वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर पाती उससे पहले ही वो टीना और सानिया के साथ लुढ़कते हुए नीचे जाने लगी। उन तीनों की चीख सुन सबसे पहले माया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। फिर उसने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन शौक भरे किया और उस हिडन स्पॉट से निकाल कर कमरे के फुटेज वाली जगह पर आ गई और आंखों में एक शौक वाले एक्सप्रेशन के साथ नीचे लुढ़क रही माहिरा, टीना और सानिया के पास चली गई। उन तीनों की आवाज़ के साथ ही वहां पर सारे स्टूडेंट धीरे धीरे कर इकट्ठा होने लगे। माहिरा, टीना और सानिया के सर पर, कमर पर, पैरों पर, हाथों पर चोट के निशान आए थे। उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस एंट्रीज हुई थी। उन तीनों की स्किन कहीं कहीं से छिल गई थी तो कहीं कहीं से खून भी निकल रहा था। माया एक्टिंग करते हुए उनके पास आए और अपनी आंखों में नकली आंसू लाते हुए बोली, माहिरा मेरी बहन, तुम ऐसे कैसे नीचे गिर सकती हो? अब तुम गिर चुकी हो तो चोट तो आनी ही था ना। कोई तो एम्बुलेंस को कॉल करो, मेरी बहन को चोट लगी है। ऐसा कहते कहते उसने अपनी ना बहने वाले आंसुओं को पूछा।
अगर कोई ध्यान देता तो माया के शब्दों में सार्केज्म ध्यान से सुन पाता। माहिरा, टीना और सानिया तो अपनी चोटों के कारण ही दर्द से कराह रही थी। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि माया क्या कह रही है। आसपास खड़े लोग माया की बातों को सुनकर सोच रही थी कि माया को माहिरा की कितनी ज़्यादा चिंता है। सारे स्टूडेंट को माया ने कहा, एम्बुलेंस नहीं आती तब तक कोई मेरी बहन को ट्रीटमेंट के लिए कॉलेज के डॉक्टर के पास लेकर चलो। ऐसा कहते ही उस भीड़ में से कुछ बॉयज सामने आकर माहिरा, सानिया और टीना को उठाकर कॉलेज के मेडिकल रूम में ले जाने लगे। इतनी भीड़ का फायदा उठाकर माया ने चुपके से अपनी फेंक हुए कंचे उठाकर वापस अपनी जेब में डाल दिए। आसपास के किसी भी स्टूडेंट ने माया की इस हरकत पर ध्यान नहीं दिया। उन लोगों की जाते हैं माया एक गलियारे से आगे चली गई। वह किसी मॉडल की तरह उस गलियारे में आगे जा रही थी। उसने अपने हाथ की एक उंगली से अपने चेहरे पर से अपने घड़ियाली आंसुओं को पोंछा और चेहरे पर एक डेविल स्माइल के साथ आगे जाने लगी। बहुत हो गई प्यार को चाहने की चाहत, अब सिर्फ है अपने बदले को पूरा करने की हसरत। हो गया खत्म अब मासूम माया का सफ़र, अब दुनिया देखेगी डेविल क्वीन की नफरत। 25 सिद्धार्थ की पिटाई। अब तक आपने पढ़ा। वह किसी मॉडल की तरह उस गलियारे में आगे जा रही थी। उसने अपने हाथ की एक उंगली से अपने चेहरे पर से अपने घड़ियाली आंसुओं को पोंछा और चेहरे पर एक डेविल स्माइल के साथ आगे जाने लगी। अब आगे दूसरी तरफ कैंटीन में जहां सिद्धार्थ का ग्रुप पहले से ही बैठा हुआ था, वह लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस थे, जैसे वह किसी बहुत ही बड़ी बात से परेशान हो। माया महिरा की टोली को सबक सिखाने के बाद सीधे कैंटीन में आ जाती है। वैसे भी इस तमाशे के बाद उसे भूख लगने लगी थी और उसे राधिका का कॉल आया था। माया का कॉलेज जल्दी आ गई थी, इसलिए उसे पहले लेक्चर को अटेंड करने का टाइम मिल गया था, पर माहिरा के नाटक की वजह से उसे वह लेक्चर छोड़ना पड़ा। लेकिन राधिका पहले लेक्चर में लेट हो गई थी, इसलिए वह माया के साथ वह लेक्चर अटेंड नहीं कर पाई। वहाँ पर क्या तमाशा हुआ इस बारे में भी राधिका को नहीं पता था। कैंटीन में पहुंचते ही राधिका ने माया को देखकर अपना हाथ हिलाया, जिससे माया ने राधिका को ढूंढ लिया। माया जैसे ही राधिका के पास जाकर बैठी, इस समय सिद्धार्थ वहां पर आ गया। उसने गुस्से से माया की तरफ देखते हुए कहा, माया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में मेरे साथ चलो। माया ने ठंडे भाव से सिद्धार्थ को देखा और कहा, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। इन सब में राधिका कभी हैरानी से माया को देखती तो कभी सिद्धार्थ को। उसे उन दोनों के बीच की बातें समझ नहीं आ रही थी और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। एक तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो दूसरी तरफ कॉलेज का हैंडसम हंक। माया को पहले से ही पता था सिद्धार्थ को माया से क्या बात करनी है, पर माया अभी खुश थी। उसे सिद्धार्थ से बात करके अपना मूड खराब नहीं करना था। सिद्धार्थ ने माया की इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि पहले जब भी सिद्धार्थ माया को कोई भी काम करने को बोलना था या उसे बुलाता था तो माया वह काम जल्दी कर देती थी और उसके बुलाने पर तुरंत उसके पास आ जाती थी। यहाँ तक कि कभी कभी वह बिन बुलाए भी उसके साथ चिपकी रहती थी। लेकिन कुछ दिनों से माया ने उसे दूर रहना चालू कर दिया था। ये बात सिद्धार्थ को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। उसे हजम नहीं हो रहा था कि कोई लड़की स्पेशली माया उसे इग्नोर करे। सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने माया की टेबल पर हाथ पटकते हुए माया से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें सबके सामने ही बातें करनी है तो ये बताओ तुमने सिद्धि को क्यों मारा? उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? माया सिद्धार्थ की तरफ देख कर बोलती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने सिद्धि को मारा है? और जो तुम इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो, क्या उसका तुम्हारे पास सबूत है? और रही बात दुश्मनी की, तो तुम अपनी प्यारी बहन से जाकर क्यों नहीं पूछते कि उसकी मुझे क्या दुश्मनी है? राधिका उनकी बातें सुनकर शौक रह गई। उनके तमाशे को देखकर सारे कॉलेज के स्टूडेंट वहां पर इकट्ठा होने लगे थे। उन्होंने सुना था सिद्धार्थ ने और माया ने क्या कहा था। ये सिद्धार्थ क्या बोल रहा है? क्या सचमुच में माया ने सिद्ध को पीटा है? हाँ, एक बार मैं इस बात पर यकीन कर सकता हूँ कि महिरा को माया ने परेशान किया है, लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकता कि सिद्धि को भी माया ने मारा है। आसपास के लोगों की बातों को इग्नोर करके सिद्धार्थ ने सीधे माया का हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे खड़ा कर दिया और उससे बोला, एक बार और आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुमने सिद्धि को क्यों मारा? मेरे पास समय नहीं है तुम पर खर्च करने के लिए। उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा था। माया ने भी अपनी आंखों में गुस्सा लाते हुए कहा, लीव माय हैंड। राधिका ने भी सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, सिद्धार्थ प्लीज़ बैठकर बात कर लो, तुम ऐसे माया को ज़बरदस्ती कहीं लेकर नहीं जा सकते। तो सिद्धार्थ राधिका की तरफ देखकर कहा, ये हम दोनों के बीच की बात है, इसमें तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद करो और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहो। सिद्धार्थ की बात सुनकर राधिका ने एक नज़र माया को देखा। माया ने भी आंखों ही आंखों में इशारा कर उसे शांत रहने को कहा। उसकी बात समझकर वह आगे कुछ नहीं बोल पाए और चुप रह गई। माया ने एक बार फिर से सिद्धार्थ से कहा, मेरे हाथ को छोड़ो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की पकड़ माया के हाथों पर कसते जा रही थी। उसने फिर से कहा, मेरे सवाल का जवाब दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। माया ने अपने हाथों को पीछे खींचने की कोशिश की, क्योंकि सिद्धार्थ की ग्रिप की वजह से अभी माया को अपने हाथों में हल्का हल्का दर्द होने लगा था।
सिद्धार्थ ने माया को अपनी थोड़ा करीब खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए एक बार फिर पूछा, तुमने सिद्धि को क्यों मारा? माया को सिद्धार्थ पर अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने आसपास के लोगों की परवाह नहीं की और एक खींच की तमाचा सिद्धार्थ के चेहरे पर मार दिया। आसपास के लोग उसके एक्शन के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि माया इस तरीके से सिद्धार्थ पर हाथ उठ सकती हैं। सिद्धार्थ को उस कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का माना जाता था। कोई भी लड़की उसके हाथ पकड़ने से खुशी होती, इस तरीके से सिद्धार्थ को थप्पड़ नहीं मारते। सिद्धार्थ, विराज और सिद्धार्थ के दोस्तों को यहाँ तक कि राधिका को भी माया के इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी। वह लोग आंखें फाड़े कभी सिद्धार्थ का चेहरा देखते जो अभी माया के थप्पड़ की वजह से साइड में लटका हुआ था, तो कभी माया का चेहरा देखते हैं जिस पर अभी भी गुस्सा भरा हुआ था। इस थप्पड़ की वजह से सिद्धार्थ की ग्रिप माया के हाथों से छूट गई थी। माया ने सिद्धार्थ को खुद से दूर धक्का दिया। माया ने सिद्धार्थ को एक उंगली दिखाते हुए कहा, आइंदा से बिना मेरी परमिशन के मुझे टच करने की कोशिश मत करना, वरना नेक्स्ट टाइम वह हल करूंगी जो तुमने सोचा नहीं होगा। ये बोलकर वह वहां से जाने लगी। इस बार सिद्धार्थ को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने आओ देखा न ताव पीछे से माया के सोल्जर पर हाथ रख उसे अपने तरफ खींचने की कोशिश की। माया अपने ध्यान में आगे जा रही थी, उसे सिद्धार्थ के एक्शन का अंदाजा भी नहीं था। सिद्धार्थ के झटके से माया को पकड़ने की कोशिश की और माया के आगे बढ़ने की वजह से सिद्धार्थ के हाथों में माया के फ्रॉक की एक स्लीव्स आ गए और वह सिद्धार्थ की खींचे जाने की वजह से चर की आवाज के साथ फट गई। माया अपनी जगह पर फ्रिज होकर खड़ी रह गई। माया सिद्धार्थ, विराज और बाकी जो सारे लोग आसपास थे वह भी अपनी जगह पर फ्रिज खड़े थे। उन लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धांत ऐसा भी कुछ कर सकता है। वही कुछ लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। अभी सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्से की जगह पर शोक के भाव आ गए थे। उसने ये चीज़ इंटेंशनली नहीं की थी। वहाँ के फाड़े कभी माया के गोरे कंधे को देखता जो उसके वजह से रिवील हो गए थे और सिद्धार्थ के खींचे जाने की वजह से उस पर खरोच के निशान साफ दिख रहे थे, तो कभी अपने हाथों में पड़ी हुई स्लीव की तरफ देखा। राधिका भी शौक रह गई। सिद्धार्थ को जैसे ही रिलायंस हुआ कि उसने अभी क्या किया है, उसने माया इतना ही कहा था कि माया उसकी तरफ पलटी और उसने एक जोर की कीक सिद्धार्थ की दोनों पैरों के बीच मार दी। माया के ऐसा करते ही सिद्धार्थ एक जोरदार चीख के साथ अपने घुटनों के बाल गिर गया। उसे बहुत दर्द हो रहा था। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माया से इस तरीके के एक्शन की उम्मीद नहीं की थी। आसपास खड़े सारे लड़कों ने इंक्लूडिंग विराज और उसके दोस्तों ने अपनी पैंट पर इसे तरह हाथ रख दिया जैसे वो किक उन्हें पड़ी हो। वही सारी लड़कियां ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया जिसमें राधिका भी शामिल थीं। माया की आंखें और चेहरा इस वक्त गुस्से से ऐसी लाल हो गया था। इतने पर ही वह नहीं रुकी। उसने सिद्धार्थ के बालों को पकड़ा और उसको देखते हुए कहा, ये तुम्हारी आखिरी गलती हो तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगी इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। शायद इससे भी ज्यादा कुछ खतरनाक कर दो। फिर वह हल्का सा उसके कान के पास झुकी और बिल्कुल धीमी आवाज में उससे बोली, हाँ मारा है मैंने तुम्हारी उस सो कॉल्ड प्यारी बहन को, जो करना है कर लो और अपनी बहन को भी जाकर बोल देना अगर वह फिर से मेरे रास्ते में आई तो ऐसी हालत करूंगी कि वह तुमसे मेरी शिकायत करने लायक नहीं रहेंगे, समझे। हैरानी से सिद्धार्थ की आंखें और बड़ी हो गई। उसकी इन बातों को सुनकर सिद्धार्थ को आज जिंदगी में पहली बार डर महसूस हो रहा था। उसने माया के ऐसे डरावने रूप की उम्मीद कभी भी नहीं की थी। माया ने एक झटके से सिद्धार्थ के सर को साइड में झटका जिससे सिद्धार्थ वही फ्लो पर गिर गया और माया उसे नजरअंदाज कर वहां से अपना बैग लेकर चली गई। माया के जाते ही राधिका भी अपना बैग लेकर उसके पीछे चली गई। माया को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे अभी कुछ हुआ है, बस उसने अपनी दुपट्टे को इस तरीके से अपने शोल्डर पर पिन कर लिया था ताकि उसकी फटी हुई स्लीव्स किसी को दिखाई ना दे। माया के इस सडन एक्शन के साथ वह सारे स्टूडेंट में से कुछ की दुश्मन बन गई थी, कुछ की रोल मॉडल बन गई थी, तो किसी की इंप्रेशन बन गई थी, तो किसी का पहली नज़र वाला प्यार। माया के जाने के बाद विराज और उसके दोस्त जाकर किसी तरह सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर चले गए, लेकिन सिद्धार्थ के मन में अब सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, या क्या हम कहीं एक ही इंसान चल रहा था, और वह थी माया। 26 सिद्धार्थ का जुनून। अब तक आपने पढ़ा, माया के इस सडन एक्शन के साथ वह सारे स्टूडेंट में से कुछ की दुश्मन बन गई थी, कुछ की रोल मॉडल बन गई थी, तो किसी की इंप्रेशन बन गई थी, तो किसी का पहली नज़र वाला प्यार। माया के जाने के बाद विराज और उसके दोस्त जाकर किसी तरह सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर चले गए, लेकिन सिद्धार्थ के मन में अब सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, या क्या हम कहीं एक ही इंसान चल रहा था, और वह थी माया। अब आगे अपने सारे लेक्चरर्स खत्म करने के बाद माया कॉलेज के बाहर निकल गई। उसकी चेहरे पर चिढ़ अलग ही देखी जा सकती थी। पहले माहिरा और फिर सिद्धार्थ से भिड़ने की वजह से माया का सारा मूड खराब हो गया था। वह भी गेट के पास आई थी कि उसके सामने रोड के दूसरे तरफ एक हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ था, जिसको देखकर माया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह लड़का जो किसी का इंतजार करते हुए कार के बोनट से टिक कर खड़ा था। उसने भी जैसे ही माया को कॉलेज के बाहर आते हुए देखा, उसने पहले माया की तरफ वेव किया और फिर DDLJ के शाहरुख खान की तरह अपनी हाथ खोल दिए।
वहां आसपास खड़ी हुई लड़कियां जो कब से उस हैंडसम लड़के को देखकर आहे भरे जा रही थे। जैसे ही उन्होंने उस लड़के को अपने हाथ खोलते हुए देखा, वह उसका वेट करने लगी कि ऐसी कौन सी खुशकिस्मत लड़की है जो इस हैंडसम लड़के की गर्लफ्रेंड है। माया ग्रेसफुली चलते हुए उसके पास आए और ज़्यादा न सोचते हुए उस लड़के की बाहों में समा गई। उस लड़के ने भी बड़े प्यार से अपनी बाहें माया के आसपास लपेट दी, और माया जो उस लड़के के गले लगकर एक सैफ फीलिंग आ रही थी, उसने अपनी सबसे मीठी आवाज़ में बिल्कुल धीरे से बोली, भाई। जैसे ही माया के मुंह से यह शब्द निकले, उस लड़के की चेहरे की प्यारी सी मुस्कान और गहरी हो गई। उसे इस टाइम ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी कानों में किसी ने चाशनी खोल दी हो। ये लड़का कोई और नहीं अश्विन था। एक ही दिन में उसकी माया के साथ गहरी बॉन्डिंग हो गई थी। वह यहाँ माया को पिक करने के लिए आया था क्योंकि अभी उससे माया को उसके विला लेकर जाना था, ताकि माया अपनी ज़रूरत का सामान वहाँ से ले सके। माया के मुंह से अपने लिए भाई सुनकर उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसको सारी दुनिया मिल गई हो। वही आसपास खड़ी लड़कियों के दिल टूट गए। उन लोगों ने माया के मुंह से भाई नहीं सुना था क्योंकि उसने बहुत धीरे से उसे भाई बोला था। सारे स्टूडेंट वहां से जाने लगे और कुछ लोग वहीं पर खड़े होकर उन दोनों भाई बहन की जोड़ी को देखने लगे। वहीं कॉलेज की गेट पर खड़ा हुआ एक लड़का गुस्से से घूरकर माया और अश्विन को देख रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अपनी बहन को किसी दूसरे इंसान की बाहों में देखकर। जी हाँ, ये कोई और नहीं विराज था। वह माया की तरफ चलकर जाने लगता है, लेकिन जब तक वह माया के पास पहुंच पाता तब तक माया अश्विन के साथ कार में बैठ जाती हैं। उसने पीछे से विराज माया को आवाज़ लगाता है, पर अश्विन अपनी कार को लेकर अगर जा चुकी थी जिससे माया तक विराज की आवाज़ ही नहीं पहुंची। दरअसल सिद्धार्थ के साथ की गई हरकत की वजह से और माया के आजकल बदले हुए बिहेवियर की वजह से वह आज उससे बात करने के लिए आया था। लेकिन जब उसने किसी अनजान लड़के को अपनी बहन को इस तरीके से गले लगाते देखा तो उसका खून खौल गया। माना कि माया उसकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन बचपन से उसने उसे अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया था। वह जताता नहीं था, बताता नहीं था, लेकिन वह माया और माहिरा से बराबर प्यार करता था। लेकिन माहिरा की सदिश की वजह से माया के लिए उसका प्यार थोड़ा कम हो गया था, लेकिन आज भी उसके दिल की किसी कोने में माया उसकी बहन थी। माया के वहां से जाने के बाद विराज ने माया को कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन माया का फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ आ रहा था। दरअसल बात यह थी कि मित्तल फैमिली से अपने सारे रिश्ते खत्म होने के बाद माया ने अपना नंबर चेंज कर दिया था और पुराना नंबर उसने बंद कर दिया था क्योंकि अब वह अपनी पुरानी जज्बातों से दूर रहना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कोई भी बुरी यादें अब उसकी आंखों के सामने आए। इसी वजह से अभी विराज माया से बात नहीं कर पा रहा था। तकरीबन 4 से 5 बार विराज ने माया को फ़ोन करने की कोशिश किया, लेकिन हर बार माया का फ़ोन स्विच ऑफ भी बता रहा था। इस वजह से विराज को इतना गुस्सा आया कि उसने सड़क पर ही अपने फ़ोन को जोर से फेंक दिया, जिससे उसका फ़ोन कुछ ही पलों में चकनाचूर होकर सर पर बिखर गया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ, जो कि अपने घर में अपने बेड पर लेटा हुआ था, उसे उसके दोस्तों ने घर पहुंचा दिया था क्योंकि वह कॉलेज में ऑलरेडी बहुत एम्बेरेस हो गया था। इसलिए कॉलेज की मेडिकल रूम में और हॉस्पिटल में जाने की बजाय उसने घर जाना बेहतर समझा। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर उसे चेक करके गए। अभी उसे बेहतर फील हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार माया का ही चेहरा आ रहा था। माया का कैंटीन में उसे इग्नोर करना, माया का उसे थप्पड़ मारना, माया का उसे किक करना, सारी चीज़ किसी मूवी की तरह उसकी आंखों के सामने से बार बार गुजर रही थी। उसे माया का ये बिहेवियर को समझ नहीं आ रहा था। उसके मोबाइल से एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। उसने मोबाइल फ़ोन ऑन किया जिसमें कोई वीडियो आया हुआ था। उस वीडियो को देखकर सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। इस वीडियो में माया अश्विन के गले लगते हुए और हंसते हुए दिख रही थीं। इस वीडियो को देखकर सिद्धार्थ ने अपने मोबाइल को जोर से फेंक दिया और मोबाइल टूट गया। सिद्धार्थ जोर से चीखा, माया। फिर एक जुनून से बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझसे प्यार का इजहार करने के बाद तुम किसी और की नहीं हो सकती। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। फिर वह रूम से साइड टेबल पर रखा एक रिमोट लेकर एक बटन दबाता है, जिससे एक बड़ा सा पर्दा सामने की दीवार पर गिरता है, जिस पर माया की बहुत सारी फोटोज थी। किसी में वह हंस रही थी, किसी में शर्मा रही थी। माया की कई सारी फोटोज वहां दिखाई देती हैं। वह जुनून से उसे देखकर बोलता है, क्यों माय लव क्यों। अगर तुम्हारा दिल भी तुम्हारी तरह खूबसूरत होता तो मुझे कभी तुम्हें इग्नोर नहीं करना पड़ता। प्यार है तुमसे और बहुत प्यार है, पर तुम्हारी ये चालाकियाँ, ये सदिश एक दूसरों को नुकसान पहुंचाना हमेशा मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर नहीं करती हैं। प्लीज़ पहले जैसी हो जाओ। फिर कुछ देर रुक कर बोला, वॉटएवर, तुम जैसी भी हो, सिर्फ और सिर्फ CH27। माया अपने विलमी। दूसरी तरफ कार में माया और अश्विन एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। अश्विन एक साइड होते हुए माया से बोलता है, सो लिटिल सीज, कैसा गया आज का तुम्हारा दिन कॉलेज में। माया के दिमाग में आज की सारी घटनाएं घूम गई, पर खुद को रिलैक्स कर बोलते हैं, ठीक ठाक।
उसकी आवाज़ में अजीब सी चिढ़ को महसूस कर अश्विन अपने फेक पर सीरियस एक्सप्रेशंस लाते हुए बोलता है, कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? माया अश्विन को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह बोली, नहीं तो। अश्विन बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ तो हुआ है। तुम्हारा फेस बता रहा है पक्का कुछ हुआ है, मुझे बताओ। तभी अश्विन की नज़र माया के शोल्डर पर जाती है, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। उसे ऐसा लगा जैसे माया की स्लीव्स इस हाथ पर नहीं है और उसे खरोच के निशान दिखते हैं। वह हल्के से माया के दुपट्टे को साइड करता है तो देखता है कि सच में माया की एक हाथ की स्लीव्स ही नहीं है और उस पर खरोचों के निशान है। उसे देखकर अश्विन की आंखें अचानक से लाल हो जाते हैं। वह माया से बोलता है, छोटी किसने ये किया, मुझे बस उसका नाम बताओ। किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरी बहन को हाथ लगा सके? माया उसे अजीब नज़रों से देखने लगी, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसके लिए स्टैंड लिया था। माया ने अश्विन की तरफ देखकर बोल, भाई उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अश्विन भी गुस्से में, कहना है, ऐसे कैसे उसकी ज़रूरत नहीं है? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, कोई तुम्हें परेशान करें। जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है उसके बारे में बस मुझे बताओ और मैं सब हैंडल कर लूँगा। अश्विन की बातें सुनकर माया को टच फील हो रहा था। उसने अश्विन की तरफ देखकर बोला, भाई उन सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। अश्विन ने शौक वाले भाव से कहा, मतलब? माया ने एक गहरी सांस ली और कहा, जिसने ये किया है उसे अच्छी तरह से सबक सिखाकर आई हूँ मैं। अश्विन बोलता है, ज़रा ठीक ठीक बताओगी क्या किया है आपने? माया एक नज़र अश्विन को देख अपने चेहरे को सामने की तरफ कर बताती है, शायद मेरी वजह से उसके आने वाली जनरेशन खत्म हो गई हो। उसकी बात सुन 2 मिनट तो अश्विन को यह समझने में लग जाते हैं कि माया के कहने का क्या मतलब है। लेकिन जब उसे समझ में आता है, वह शौक में घूरकर माया को देखा है। जब माया को अपने ऊपर किसी की घूरती नज़रें महसूस होती हैं तो वह वापस से अश्विन की तरफ दिखती है। अश्विन जो उसे घूर रहा था, एकदम से उसने हंसना चालू कर दी। उसे अभी इतनी हंसी आ रही थी कि वह हंस हंस के पागल हो जाता। उसके हंसने की वजह से उसके पेट में दर्द हो गया। माया तो उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी पाइप को देख रही हो। माया बोलते हैं, आपको अब क्या हुआ? वैसे भी यह माया के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब वह अपनी स्टडी के लिए आउट ऑफ इंडिया गई हुई थी तब उसने जाने कितनी लोगों को इस तरीके से पीटा था, पर मित्तल परिवार और सिद्धार्थ के सामने वह हमेशा कमज़ोर पड़ जाती थी। इसी वजह से उन लोगों को माया का ये वाला रूप नहीं पता था। वैसे भी माया अपनी क्रूर पर्सनैलिटी की जगह पर अपनी सौम्य पर्सनैलिटी लोगों के सामने रखती थी ताकि वह लोग उसे पसंद करें। वही बात करें अश्विन की तो अश्विन की नज़र में उसकी बहन कोई छोटे बच्चों जैसी थी, मासूम और प्यारी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी यह प्यारी मासूम बहन किसी की जनरेशन को इतनी क्रूर तरीके से ख़त्म कर सकती हैं, पर उसे अपनी बहन का ये रूप भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अश्विन माया की पीठ थपथपाते हुए बोलता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। आगे से अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो उसके साथ भी ऐसे ही करना। मैं तो बोलता हूँ पीट देना, अगर कुछ होता भी है तो मैं देख लूँगा, बस एक फ़ोन कर देना। अश्विन की इस बात को सुनकर माया के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। माया को तभी अपने गोद में कुछ महसूस होता है। जब माया सर नीचे करके देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी सी चॉकलेट का पैकेट रखा हुआ था और साथ में एक सैंडविच का पैकेट भी। माया उसे देखकर शौक से अश्विन को देखती हैं। मेरी शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। ये चॉकलेट और सैंडविच मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद तुम ठीक से खाती नहीं हो, इसलिए तुम इतनी पतली हो। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें अभी खाते पीते रहना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे खाने के लिए यह चीज़ लेकर आया हूँ, इसे खा लो। माया, जिसने सिद्धार्थ की वजह से कैंटीन में कुछ नहीं खाया था, उसने ज़्यादा न सोचते हुए वह सैंडविच खाना चालू कर दिया, साथ में उसने चॉकलेट भी खाए। उसको अच्छा लगा ये जान करके उसका भाई उसके बारे में इतना सोचता है। विराज ने भी कभी उसके बारे में इतना नहीं सोचा। वह जब भी विराज के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाती थी तो वह हमेशा उसे ही गलत साबित कर देता था। ये बात माया को कभी पसंद नहीं आती थी, पर अश्विन ऐसा नहीं था। अश्विन की बातों से उसे ऐसा लगता था कि अगर वह किसी का मर्डर करके भी आ जाएगी तब भी अश्विन उसे संभाल लेगा, उसे कुछ नहीं रहेगा। वह लोग माया के विला जाते हैं। माया अपनी ज़रूरत का सारा सामान वहाँ से ले लेती है। वहाँ पर जो 2 नौकर थे उनको वह विला को मेंटेन करने के लिए दे देती है और उनसे बोलती है कि किसी को भी अब विला में आने ना दे, मैं कुछ दिनों में यहाँ आऊँगी। और भी ज़रूरी इंस्ट्रक्शन वो उन्हें देती हैं। वह दोनों नौकर भी यस मैम बोलकर चले जाते हैं। वह दोनों ही माया के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे। अगर माया ने कहा है कि उसके विला में किसी को भी आने ना दे तो वह दोनों कभी भी उसके विकार में किसी को आने नहीं देंगे। 28 मस्ती टाइम। अब तक आपने पढ़ा कि माया अश्विन के साथ अपनी विला आती है कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए। वह अपने सर्वेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। अब आगे अश्विन जो ये सब देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन ने अपने दम पर इतना बड़ा विला बनाया है। वह माया की काबिलियत से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, साथ ही उसके सर्वेंट भी उसके लिए लॉयल थे। अब वह लोग राणा मैंशन के लिए निकल जाते हैं।
अश्विन माया की तरफ बार बार देख रहा था। माया को समझ में आ रहा था कि अश्विन उससे कुछ पूछना चाहता है, इसीलिए वह बिना अश्विन की तरफ देख बोलती है, भाई आप जो बोलना चाहते हैं वह बोलिए, ऐसे मुझे देखते रहने से मैं आपकी दिमाग को नहीं पढ़ पाऊंगी। अश्विन माया के बात को सुन थोड़ा हैरान रह गया, उसे नहीं पता था कि माया उसके छोटे छोटे एक्शंस पर भी इतना ध्यान देती है। वह बोलता है, वह मुझे तुमसे पूछना था कि क्या आज शाम को तुम फ्री हो। माया कहती है, हाँ फ्री हूँ। क्यों, कुछ काम है आपको? अश्विन बोलता है, नहीं एक्चुअली मुझे एक पार्टी में जाना है, पर वहाँ पर जाने के लिए अपने साथ फीमेल पार्टनर को लाना कंपलसरी है। अब मैं हैंडसम तो बहुत हूँ लेकिन मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और अब तुम हो मेरे पास तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ में नर्वसनेस साफ झलक रही थी। पर मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, माया ने कहा। पर तुम मेरी बहन हो, अश्विन ने कहा। माया उस घूर कर देखती है। अश्विन अपना चेहरा बच्चों की तरह बनाकर बोलता है, प्लीज़ यार ऐसे मत देखो, चलो ना प्लीज़ 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 चलो ना, मुझे उसे पार्टी में जाने को बहुत मन कर रहा है, प्लीज़। उसकी इतना इंसिस्ट करने पर माया मान जाती है, ठीक है चलूंगी। उसके इतना बोलते ही अश्विन इतना खुश हो जाता है कि गाड़ी को ड्राइव करना छोड़ वह माया के गले लग जाता है। माया उसके इस एक्शन पर चौंक कर उसे धक्का देकर बोलती है, आपको मरने की जल्दी होगी, मुझे अभी नहीं मरना है, प्लीज़ अभी ड्राइविंग के ऊपर ध्यान दीजिए। उसकी बात सुनकर अश्विन को ध्यान आता है कि वह अपनी भावनाओं में इतना ज़्यादा बह गया कि चलती हुई गाड़ी को छोड़कर अपनी बहन को गले लग रहा था। वह माया को अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए सॉरी बोलता है और वापस से ड्राइविंग करने लगता है। वह लोग जल्दी घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद माया दमयंती जी के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती है। उसके बाद वह अपने रूम में जाकर सबसे पहले वह अपने बाथरूम में जाकर अच्छा रिलैक्सिंग बाथ लेती है। उसके बाद में फ्रेश होकर नीचे आ जाती है। अपना हल्का फुल्का स्नैक्स खाने के बाद वह वापस अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद उसके रूम का डोर नॉक होता है। जब वह रूम का डोर खोलती है तो सामने अश्विन खड़ा हुआ था। वह धनाते हुए माया के रूम में आ जाता है। माया चिढ़ते हुए अश्विन को बोलता है, भाई आपको इतना भी मैनर्स नहीं है कि एक यंग लड़की के रूम में ऐसे नहीं आते, अंदर आने से पहले मुझसे परमिशन तो ले लेते। अश्विन अपने चेहरे पर हैरानी के भाव के साथ बोलता है, तो मैं कब किसी लड़की के रूम में जा रहा हूँ, मैं तो अपनी बहन के रूम में आया हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं किसी यंग लड़की के रूम में नहीं हूँ, मैं एक बच्ची के रूम में आया हूँ, है ना। और माया को चिढ़ते हुए दांत दिखा देता है, भाई मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। माया चिढ़ते हुए कहती हैं, और मैं 23 का, अश्विन कहता है। तो मैं क्या करूँ, माया अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है। मेरे कहने का यही मतलब है कि मैं 23 साल का हूँ और तुम 18 साल की हो, तो उसे हिसाब से तुम मुझसे 5 साल छोटी हो, तो मेरे लिए तो तुम बच्ची हुई ना। अश्विन माया के गाल खींचते हुए बोलता है। माया अपनी गालों से अश्विन का हाथ हटा देती है। माया का गाल खींचने की वजह से वो गुलाबी हो गए थे। अश्विन अपनी आंखों में चमक के साथ माया को देखता है और कहता है, वाह बेबी सीस, तुम्हारे गाल कितने सॉफ्ट है, मुझे एक बार और खींचना दो। वह जैसे ये बोलता है माया की आंखें बड़ी हो जाती हैं, वह उससे दूर भागने लगती है और कहती है, बिल्कुल भी नहीं। अश्विन उसके पीछे भागते हुए बोलता है, प्लीज़ बेबी सीस एक बार। वह दोनों कहीं सोफे के पीछे, कहीं चेयर के पीछे, कहीं बेड के पीछे भाग रहे थे। फाइनली माया एक जगह रुकती हैं और अश्विन की तरह देखकर एक सांस में बोलती है, 1 सेकंड, अगर आपने मेरे गाल खींची तो हाँ, मैं आपके साथ आज पार्टी में नहीं आऊँगी। ये सुनकर अश्विन अपनी जगह पर रुक जाता है और उसका मुंह बन जाता है। उसे रुका हुआ देखकर माया एक लंबी सांस लेकर वही बेड पर बैठ जाती है। तो अश्विन भी उसी के पास बैठ जाता है। वह दोनों भागने की वजह से लंबी सांस ले रहे थे। वह दोनों वैसे ही बेड पर गिर जाते हैं। फिर एक नज़र एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सच में ये बचपन का ऐसा मोमेंट रहता है जो दो भाई बहन अपने साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जिंदगी भर यह खूबसूरत मेमोरी उन्हें याद रहती है, उनके बचपन के खूबसूरत पलों को बताती है। पर अश्विन और माया दोनों ने अपनी ज़िंदगी में इस ब्यूटीफुल मोमेंट को कभी एंजॉय नहीं किया था, इसलिए ये याद उनकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खूबसूरत याद थी। भाई बहन का एक दूसरे को अटूट प्यार। वह दोनों ही इस मोमेंट पर यह भूल गए थे कि अश्विन माया के पास आया क्यों था। तभी उन्हें डोर से एक मीठी आवाज़ आती है, आप दोनों अकेले एंजॉय कर रहे हो, आप मूव बिग ब्रदर एंड सीस, आप दोनों मुझे बिल्कुल लव नहीं। हाइट्स 29 ऋषभ सिंघानिया। RS इंडस्ट्रीज। काल्पनिक नाम। 3 आदमी एक केबिन में बैठे हुए थे। इन तीनों लोगों में से एक इंसान जो कि इस कंपनी का मालिक था, वह अपने ऑफिस में केबिन की ग्लास विंडो के पास खड़ा हुआ था। उसे केबिन में जो 2 और लोग थे वह उसे आदमी के दोस्त थे। इनका नाम ऋषभ सिंघानिया, उम्र 24 ईयर्स, एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन, मोस्ट एलिजिबल बैचलर, गोरा रंग, नीली आंखें, 6'5" की हाइट, कोल्ड ऑरा, इन्हें कम बोलना पसंद है। ये इंडस्ट्री के मालिक हैं। इनका यह अंपायर इन्होंने खुद अपनी मेहनत से खड़ा किया है। पहला लड़का जो कि उसका दोस्त था जिसका नाम अर्पित था, वह बोलता है, तू कब तक उसे ढूंढता रहेगा,
वह है, नहीं है, जिंदा है या मर चुकी है कुछ कंफर्म नहीं है, फिर भी तू अभी भी उस लड़की को ढूंढ रहा है। ऋषभ उसे घूर कर देखता है जिससे अर्पित चुप हो जाता है, वैसे भी उसे ऋषभ से बहुत ज़्यादा डर लगता था। दूसरा लड़का बोलता है जिसका नाम रेहान था, अच्छा है तू इस लड़की के पीछे पड़ा है, कम से कम मेरी बहन को तुझसे छुटकारा तो मिलेगा। वैसे भी वह इतने सालों से कहाँ थी, कैसी थी, किस हाल में थी, किसी को नहीं पता, अभी अभी वह घर वापस आई है। अगर हमारे फैमिली वालों ने वापस से उसकी शादी तुझसे करने की बात की तो मेरे पास ये रीज़न तो रहेगा कि तू किसी और से प्यार करता है। ऋषभ उसे आश्चर्य वाले एक्सप्रेशन से देखता है जिसका मतलब ये था कि उसने कब उसकी बहन से शादी के लिए हाँ कहा, जिसे वहाँ बैठे दोनों लड़के ठीक से समझ रहे थे। अर्पित बोलता है, अरे तू इसे छोड़, अगर यह शादी नहीं करेगा तो तेरी बहन से मैं शादी कर लूँगा। तेरा मेरे बारे में क्या ख्याल है, वैसे भी मैं ज़्यादातर तेरे ही घर पर पड़ा रहता हूँ, इसी बहाने तू भी अपनी बहन के पास रह लेगा, यू नो वॉट आई मीन। ये बात वह मजाक में कहता है। रेहान अर्पित को घूर कर गुस्से से देखा है और कहता है, गलती से भी मेरी बहन की ऊपर नज़र उठाकर मत देखना, वह हमारी पूरी फैमिली के लिए सबसे प्रेशियस है। अगर मुझे पता चला कि तू मेरी बहन के आसपास भी मंडराया है, मैं सबसे पहले तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। अर्पित रेहान की गुस्से भरी आंखें को देखा और बातों को सुन डर जाता है, फिर एक नर्वस सी हंसी देते हुए बोलता है, क्या यार, अब मैं तेरे से मजाक भी नहीं कर सकता, तू तो बुरा मान गया यार। रेहान बोलता है, ऐसे मजाक मत कर, अगली बार अगर मजाक मजाक में तेरी जान चली गई तो मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। अर्पित का मुंह बन जाता है। ग्लास विंडो के पास खड़ा ऋषभ उन दोनों की तरफ देखकर गुस्से से बोलता है, शट अप। अर्पित मुंह बनाकर धीरे से बोलता है, हम तेरी तरह गूंगे नहीं है कि चुप बैठे, हमारे मुंह में जवान बोलने के लिए ही भी है। रेहान बोलता है, ज़्यादा जवान मत चला, नहीं तो यह उसे काट देखा। जब अर्पित ऋषभ की तरफ देखता है तो वह उसे घूर कर देख रहा था। अर्पित डर के मारे अपनी लिप्स पर लिप लॉक का इशारा करता है और चुप बैठ जाता है। रेहान बोलता है, वैसे आज उस पार्टी में तुम दोनों आने वाले हो क्या, मैं तो जाने वाला हूँ, वह भी वहाँ पर आ रही है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती हैं। वह दोनों भी समझ जाते हैं कि रेहान किसकी बात कर रहा है। तभी कोई उसके केबिन के डोर को नॉक करता है। कम इन की आवाज़ सुनने के बाद वह आदमी गेट खोलकर अंदर आता है जिसने डोर नॉक किया था। यह आदमी ऋषभ का असिस्टेंट था। वह बोलता है, राघव आया है। उसके साथ ही वह रेहान और अर्पित को वहां से जाने का इशारा करता है। वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर वहां से चली जाते हैं। राघव अंदर आता है, वह ऋषभ के पास खड़ा था। ऋषभ अपनी चेयर पर जाकर बैठता है और राघव को बोलने का इशारा कहता है, सर मैंने अपनी तरफ से हर जगह उनकी तलाश कर ली है, मुझे उसे लड़की आई मीन मैम का अभी तक पता नहीं चला। ऋषभ ने अपने असिस्टेंट को देखकर इशारा किया तो वह राघव से बोला है, मैंने तुम्हें इस काम के लिए रखा है कि तुम मुझे आकर ये बताओ कि तुम मेरा काम नहीं कर सकते। ऐसा सर कह रहे हैं। राघव सोच में पड़ गया कि उनके बॉस कब बोले। वह लोग कुछ और जरूरी मुद्दे पर चर्चा करते हैं जिसमें ऋषभ ने एक और दो शब्द बोले होंगे, वही बाकी बातें असिस्टेंट और राघव करते हैं। कुछ देर बाद वह लोग वहां से निकल जाते हैं। ऋषभ अपनी गाड़ी लेकर अपने विला चला गया। कुछ देर बाद ऋषभ एक रूम में बैठा था। वह एक रिमोट को दबाता है। सामने की स्क्रीन पर एक खूबसूरत पेंटिंग आ जाती है। उस खूबसूरत पेंटिंग में सिर्फ किसी लड़की की दो खूबसूरत आंखों को ड्रॉ किया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे लड़की की दोनों आंखों का रंग अलग अलग था। उसे लड़की की शक्ल पूरी तरीके से ड्रॉ नहीं की गई थी। उसे लड़की की एक आंख का रंग रात के में दिखने वाली समुद्र की गहराई की तरह नीला था, तो वही उस लड़की की दूसरी आंखों का रंग सूरज की और रोशनी की तरह सुनहरा था। उस लड़की की दोनों ही आंखें बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों के ये तो अलग रंग उसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। मेरे इश्क की पहली दास्तां है, मेरी जिंदगी की आखिरी सांस है तू। जब से तुझे देखा है मैंने, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी रूह आत्मा में, मेरे आंखों की आंख में है तू, सिर्फ और सिर्फ तू। ऋषभ अंधेरे कमरे से वापस बाहर आता है तो एक आदमी उसके पास आकर बोलता है, सर लिटिल मास्टर सो गए हैं। ऋषभ एक कमरे की तरह चला जाता है। वह गेट खोलकर अंदर आता है। देखता है वहां पर 4-5 साल का लड़का आराम से अपने बेड पर सो रहा था। ऋषभ उसके पास आता है, उसके माथे पर चुमकर कुछ देर उसे बच्चे को देखता रहता है। उसके बाद चुपचाप उसे कमरे से बाहर चला जाता है। उस कमरे से उसके जाने के बाद वह बच्चा धीरे से अपनी आंखें खोलता है और डोर की तरफ देखता है जिस तरफ से ऋषभ गया हुआ था। कुछ देर उसे तरफ देखने के बाद वह बच्चा वापस से अपनी आंखें बंद कर देता है और सो जाता है। 30 रेडी फॉर पार्टी। माया का रूम। माया और अश्विन रूम के डोर की तरफ देख रहे थे। वहां पर आदित्य आंखों में आंसुओं को लिए उन दोनों को ही देख रहा था। माया आदित्य के पास जाती हैं और हाथ पकड़कर उसे रूम में लेकर आती है और उसे अपने और अश्विन के बीच में बिठाकर बोलती हैं, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? आदित्य बताता है कि आज मैं अपने स्कूल गया था, वहां पर मैंने सबको बताया कि मेरी सिस्टर है, तो वह लोग बोले कि आप मेरी रियल सिस्टर नहीं हो।
आप मेरी स्टेप सिस्टर हो और आप मुझे पसंद नहीं करती, एक दिन आप मुझे फैमिली से बाहर निकाल दोगे। ये बोलकर आदित्य और जोर से रोने लगा। माया और अश्विन को उसकी बात सुन बुरा लगा और उन बच्चों पर गुस्सा भी आया जिन्होंने स्कूल में उससे ऐसी बातें बोली होगी। अब आप लोग बोलोगे कि आदित्य के स्कूल के बच्चों को माया वाली बात कैसे पता, तो जैसा आपको पहले ही बता दिया है कि माया की फैमिली एक रॉयल फैमिली है, तो आदित्य का स्कूल भी कोई ऑर्डिनरी स्कूल तो होगा नहीं। और रिच लेडी जो अक्सर किटी पार्टी करती रहती हैं, दमयंती जी भी उनमें से एक है। माया का फेस अभी तक किसी ने नहीं देखा है, बट राणा परिवार की प्रिंसेस वापस आ गई है, ये बात लगभग सारे मुंबई शहर को पता चल गई है। माया आदित्य को अपने गले से लगा लेती है और प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करती हो। आदित्य अपने रूंधे गले से बोलता है, सच्ची। माया इससे बोलती हैं, सच्ची। फिर उसके आंसुओं को साफ कर बोलती हैं, और यह क्या? आप तो स्ट्रॉन्ग बॉय हो, अगर आप इसे रोगे तो आप सुपर हीरो बनकर मुझे सेव कैसे करोगे? आपने कल नहीं बोला था कि आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, इसे प्रोटेक्ट करोगे आप मुझे? आदित्य जल्दी से अपने आंसू पोंछता है और बोलता है, नहीं, मैं स्ट्रांग बॉय हूँ और मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगा। माया बोलती हैं, और किसी के बोल देने से हम दोनों के बीच का प्यार खत्म नहीं होगा, वो लोग आपसे जलते हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं। आप समझे मैं क्या कहना चाहती हूँ? आदित्य मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है। अश्विन इस पूरे वक्त अपने प्यारे छोटे भाई बहन को मुस्कुराकर देखे जा रहा था। उसकी बहन भी आदित्य से सिर्फ 3 साल बड़ी थी, पर वो एक माँ की तरह आदित्य को समझा रही थी। ये बात अश्विन को अच्छी भी लगी और उसके दिल में हल्का सा दर्द भी हुआ। इतनी कम उम्र में इतना मैच्योर होने के लिए उसकी बहन ने पता नहीं क्या क्या झेला होगा। कुछ देर ऐसे ही बातें करते करते आदित्य सो जाता है, जिसके बाद अश्विन उसे उसके रूम में सुलाकर आ जाता है। अश्विन को आता देख माया कुछ बोलने वाली थी, जिसे समझकर अश्विन माया से बोलता है, देखो मुझे अभी तुमसे बहस नहीं करनी, जाओ जाकर यह वाली ड्रेस चेंज करके आओ, हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए हैं। जब माया गौर से उसकी तरफ देखती है तो उसे दिखता है कि अश्विन एक बैग लेकर खड़ा हुआ है। जब माया ने उसे बैग को खोल तो उसमें बहुत ही प्यारा सा मैरून कलर का गाउन था और वहीं पर एक ज्वेलरी बॉक्स था जिसके अंदर एक डायमंड की एक्सक्लूसिव ज्वेलरी रही थी। माया उस ज्वेलरी और ड्रेस को देख शौक हो गई। शौक उस ड्रेस को देखकर नहीं हुई, बल्कि वह शौक इसलिए हुई क्योंकि वह ड्रेस इलवाइन की एक्सक्लूसिव और दुनिया में सिर्फ एक ड्रेस थी। और वह नेकलेस भी डीवा रेवी का सिंगल पीस कस्टम मेड डिज़ाइन था। कोई ब्रांड को न जानने वाला इंसान इसे नॉर्मल समझ सकता है, पर माया जानती थी कि उस ड्रेस और ज्वेलरी की कीमत करीब करीब 25 करोड़ थी, जिसे देख माया बेहोश होने की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अश्विन एक पार्टी के लिए उसे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों दे रहा है, बट उसने अश्विन से कुछ नहीं कहा और चुपचाप चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद माया चेंज करके आए और रेडी हो गई। रेडी होकर वो अश्विन के सामने खड़ी हो गई और बोली, कैसी लग रही हूँ मैं? अश्विन जब उस ड्रेस में अपनी बहन को देखा है तो वह किसी उड़ते हुए पंछी की तरह माया के पास आता है और माया की चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाकर उसे चारों तरफ से देखने लगता है। माया को उसका बिहेवियर अजीब लगता है। वह माया की शक्ल को पकड़ता है, उसे दाई घूमता है, बाएं घूमता है, ऊपर घूमता है, नीचे करता है और फिर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोलता है, बिल्कुल मेरी खूबसूरत बहन जैसी। उसकी बातें सुनकर अचानक से माया को हंसी आ जाती और वह जोर जोर से हंसने लगती है। तब अश्विन बोलता है, अब तो तुम बिल्कुल अपने भाई जैसी लग रही हो, मतलब मेरे जैसी। और उसकी इस बात को सुनकर माया अभी बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके बाद माया जल्दी तैयार होती है और वह दोनों भाई बहन अपनी गाड़ी से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चले जाते हैं। तो क्या होगा पार्टी में? माया और ऋषभ की होगी मुलाकात। कौन है ऋषभ के साथ वो बच्चा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। प्लीज़ जॉइन द माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।